सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूअर्स, ये वीडियो है बीए बीकॉम बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो उसका जो है पार्ट नंबर 2 है ना। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 बना चुका हूँ, नहीं क्लास 1 में बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। थोड़ा एग्ज़ाम में बिजी होने के कारण समय कम मिल पा रहा है। तो अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसके मैं आपको 600-700 MCQs करवा दूं। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है व्यूवर्स। डिक्टेट मैं करूंगा हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं उसको देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी वालों को करवाओ तो इंग्लिश वाले परेशान होते हैं, इंग्लिश वालों को करवाओ तो हिंदी वाले परेशान होते हैं। तो ऐसे ये लगभग 378 MCQs हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बाकी बहुत सारे 1000 के आसपास अलग से भी MCQs हैं जो हिंदी में अलग हैं और इंग्लिश में अलग हैं। आप 40 रुपीज़ डिपॉजिट करके मेरे गूगल पे फ़ोनपे से आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप इसकी PDF ले सकते हैं, जिसमें 1000 प्लस में आपको MCQs दे दिए जाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए पार्ट नंबर यानी क्लास नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर ये 5 है। चैप्टर नंबर 4 के MCQs मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि उसकी PDF में वो पीस से एक्चुअली पेज थोड़े से मिस हो गए हैं, तो वो मैं आपको करा दूंगा बाद में। तो ये चैप्टर नंबर 5 है कि प्राथमिक चिकित्सा की तकनीकें, फर्स्ट एड टेक्निक्स जो होती है। ये जैसे इसमें ड्रेसिंग होती है, पट्टियाँ या बैंडेजेस होती हैं ना, तो ये फर्स्ट एड की टेक्निक्स होती है। तो इससे रिलेटेड जो है ये मैं आपको कुछ बताऊंगा MCQs इसके बारे में। तो चलिए व्यूअर्स, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि घायल का परिवहन होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको सुरक्षित भी होना चाहिए, तीव्र भी होना चाहिए और नियमित भी होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये सभी। सेकेंड है कि इनमें से क्या एक परिवहन तकनीक नहीं है ना। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी होती है, जो एंकल पुल है। देखिए, रोगी वाहन आप सबको पता है कि जब कोई भी पेशेंट बीमार हो जाता है तो उसको एम्बुलेंस में ले जाते हैं, हिंदी में हम उसको रोगी वाहन बोलते हैं। एम्बुलेंस में ले गए या उसको स्ट्रेचर में ले गए, लेटा करके पेशेंट को तब ले जाते हैं, या रसोई की कुर्सी जिसे हम किचन चेयर भी कहते हैं। तो ये सारे जो हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन जो एंकल पुल है वो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। 3 है, डैश को मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। तो ये जो तिकोनी पट्टी होती है, ट्रायंगल बैंडेज, तो इसको जो है हम मास्टर बैंडेज भी कहते हैं। तो इसमें C ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, मैं सीधा आंसर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि मेरी कि 15-20 मिनट की वीडियो में हम 40-45 क्वेश्चन को आराम से डिस्कस कर लें। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है उसमें। हैंडल, जॉइंट, ट्रैवर्स, रनर और बेड, ये किसके भाग हैं? देखिए, ये जो भाग होते हैं, पार्ट जो है, ये सारे के सारे स्ट्रेचर के होते हैं, ध्यान रखेंगे। पट्टी का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है, यानी जब हम बैंडेज लगाते हैं तो किस किस चीज़ के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि ड्रेसिंग सुरक्षित करने के लिए भी हो सकता है, रक्तस्राव यानी कि जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है, और जो दर्द है, जैसे गर्म पट्टी कई बार लोग बांध लेते हैं ना सर्दियों में, खासकर जो है जब पेन होता है तो गर्म पट्टी आती है तो उसको टांगों में या हाथों में बांध लिया जाता है, उससे पेन जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि ड्रेसिंग एक सुरक्षात्मक आवरण है जो घाव पर लगाया जाता है। एक्चुअली क्या ये ना रक्तस्राव को रोकने के लिए लगाया जाता है, जो ब्लीडिंग होती है, प्रिवेंट मतलब रोकना, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, और ये भी होता है, और जो द्रव्य अवशोषित करने के लिए भी होता है, और संक्रमण से
बचने के लिए भी होता है, जो इन्फेक्शन होता है उससे भी रोका जा सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी के लिए। एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए, देखिए वो साफ भी होनी चाहिए, लचीली भी होनी चाहिए और अवशोषक भी होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बैंडेज, देखिए ड्रेसिंग गंदी होगी, बैंडेज गंदी होगी तो भी दिक्कत है। वो लचीली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए कि ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए, और वो अवशोषक भी होनी चाहिए ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चिपकने वाली ड्रेसिंग लगाने से पहले आसपास की त्वचा गीली होनी चाहिए। नहीं, ये बात जो है बिल्कुल गलत है ना, असत्य कथन है, ये ध्यान रखें, गीली नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बड़े घाव में ड्रेसिंग को डैश की एक या अधिक परतों से ढकना चाहिए, तो वो है आपका रुई, जिसे हम इंग्लिश में कॉटन कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको हमें कॉटन से ढक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, जब ड्रेसिंग हेतु कोई साफ मुलायम कपड़े जैसे साफ रुमाल का उपयोग किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। जब ड्रेसिंग के लिए कोई साफ मुलायम कपड़े जैसे साफ रुमाल का प्रयोग किया जाता है तो उससे हम कहते हैं इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग। 11, ड्रेसिंग लगाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोएं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, हाथ हमेशा धोने चाहिए, क्योंकि दूसरे के हाथ में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, तो हाथ को अच्छे से पहले धो करके और उसको साफ कर लेना चाहिए, हाथ गीले नहीं होने चाहिए, है ना। चलिए 12 है, उंगली या नाखूनों का नीला पड़ना खतरे का संकेत हो सकता है, जो दर्शाता है कि पट्टी डैश बंदी है, यानी कि बहुत तंग, बहुत ज़्यादा टाइट अगर कर दिया जाता है। मैंने आपको भी बताया पट्टी जो है, जब ड्रेसिंग जो होती है वो जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो टाइट नहीं होनी चाहिए, तो वेरी टाइट है ना, बहुत तंग इसका सही आंसर है। ट्यूबुलर पट्टियाँ जो डैश पर ड्रेसिंग करने के काम आती हैं, ये उंगलियों की, जो ट्यूबुलर पट्टियाँ हैं उंगलियों की ड्रेसिंग करने के काम में आती हैं। त्रिकोणीय पट्टी डैश गांठ द्वारा बंधी होती है, तो वो होती है रीफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो त्रिकोणीय पट्टी होती है, ट्रायंगुलर जो स्ट्रिप होती है, वो रीफ के द्वारा बंधी होती है। 15, रोलर बैंडेज में गोल हिस्से को डैश कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रम, ऑप्शन सी करेक्ट है। रिवर्स स्पाइरल और सिंपल स्पाइरल डैश पट्टी की विधियां हैं, वो रोलर पट्टी की विधियां हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, ये इलास्टिक सूती कपड़े से बनी है, वो कौन सी होती है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, उसे हम कहते हैं क्रेप पट्टियाँ, ठीक है, जो क्रेप पट्टियाँ होती हैं। 18, कंधे द्वारा खींचने के दौरान यदि संभव हो तो हताहत को डैश में खींचने की कोशिश करें, तो उसको सीधी रेखा में खींचने की कोशिश करें, ठीक है, ध्यान रखें, कंधे द्वारा खींचने के दौरान यदि संभव हो तो जो भी कोई पेशेंट है जिसके चोट लग रही हो तो उसको कोशिश करें कि सीधी रेखा में खींचने की कोशिश करें। यह विधि किसी हताहत को कम दूरी पर ले जाने का सबसे तेज तरीका है, वो होता क्या है, एड़ी द्वारा खींचना, एंकल पुल, है ना, एड़ी द्वारा खींचना। 20, डैश एकल सहायक परिवहन तकनीक नहीं है, तो देखिए जो हार्ट सीट टेक्निक है, बाकी सारी एकल सहायक सिंगल रेस्क्यूअर टेक्निक है, जैसे मानव क्रच टेक्निक हो गई, फायरमैन की लिफ्ट और कैरी टेक्निक हो गई, और पिक ए बैंक बैक टेक्निक हो गई। ये आपको ध्यान रखना है, अगर हैं तो तीनों आएंगी ABC, और अगर नहीं है तो हाथ सीट जो टेक्निक है वो आपकी एकल सहायक परिवहन तकनीक नहीं है। 21,
डैश परिवहन तकनीक का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब हताहत वाहक के लिए भारी ना हो। देखिए वो उसके लिए होता है जब फायरमैन लिफ्ट और कैरी टेक्निक, ध्यान रखेंगे, फायरमैन लिफ्ट और कैरी टेक्निक। अब देखिए कभी कभी आपने देखा कि पेशेंट जब चल फिर नहीं जाता है, वो चेयर पे होता है, व्हील चेयर पे होता है, या जो स्ट्रेचर पर लेटे होते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में अधिकतर जो है लिफ्ट के जरिए ही जो है वो ले जाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हताहत के डैश को पहले एम्बुलेंस पर लोड किया जाना चाहिए, तो उसको सिर की तरफ से पहले एम्बुलेंस पर लोड किया जाना चाहिए, सिर की तरफ से रखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट को जब एम्बुलेंस में रखा जाता है तो उसका सिर जो है वो पहले रखा जाता है, पैर जो होते हैं वो एम्बुलेंस का जो पीछे से दरवाज़ा जब बंद करते हैं तो पैर उस साइड होते हैं। कभी ध्यान नहीं किया होगा तो आप उसको ध्यान कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो देखिए 22 MCQs हैं, छोटी छोटी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर आपके 2 थी। अगली वीडियो में मैं जो है आपका अगला चैप्टर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, चैप्टर नंबर 6। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे। और देखिए एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये पेपर थोड़ा सा टफ है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की तरह ये पेपर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें साइंस साइड की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी भी है ना। आगे जा कर के जो कुछ चैप्टर हैं तो वो उसमें थोड़े से जूलॉजी के हैं, जंतु विज्ञान के हैं, तो थोड़ा सा आप इसकी स्टडी करें। अब पता लगा और सब पेपर में आप पास हो गए और इस पेपर में आपके नंबर कम रह गए तो आप फेल हो गए, तो आप मेरी पूरी आपको ये बात मैं समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे कई बार मेन पेपर में पास हो जाते हैं और जो फाउंडेशन के पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो उनमें वो फेल हो जाते हैं, नंबर कम रह जाते हैं, तो थोड़ा सा उनकी डिग्री पूरी नहीं हो पाती है। तो आप ऐसे पेपर्स को जो है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।